बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र सज्जाद मीर के साथ। नाजरीन, हमेशा की तरह हमारे साथ मारूफ तज्ज़िया निगार सज्जाद मीर साहब मौजूद होते हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ कौमी मामलात के हवाले से सवालात करते हैं और उनसे रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रोग्राम की ख़ास बात यह भी है कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में नौजवान नस्ल का एक पैनल मौजूद होता है जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से सवालात करते हैं, और ये टू वे कम्युनिकेशन है जिससे हमारे ओपिनियन मेकर्स को यूथ का माइंडसेट पढ़ने का मौका मिलता है। इसके साथ ही नौजवानों को भी मुस्तकबिल के हवाले से एक रहनुमाई की उम्मीद पैदा होती है और एक गाइडेंस मिलती है। मैं सबसे पहले सज्जाद मीर साहब को खुशामदीद कहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। सर, आपका बहुत शुक्रिया। और एक बात की मैं ख़ास बात आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कमल दवा जो कि इस प्रोग्राम की असल मेज़बान है, वो निजी मसरूफियात की वजह से यहाँ पर आज हमारे साथ यहाँ पर नहीं आ सकी, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आप उनको इसी प्रोग्राम में देखेंगे बहैसियत एक मेज़बान के तौर पे। मैं ऑडियंस की तरफ बढ़ता चलूँ और आपको ज़रा तारुफ करवा दूँ कि आज हमारे साथ जो नौजवान नस्ल और यूथ यहाँ पर मौजूद है उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। हाफिज़ सफदर अली हैं हमारे साथ, ये UMT से हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस, और इनके साथ हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब हैं, निमरा निहाल हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, सलाल रफ़ीक हैं UMT से। आप चारों का बहुत शुक्रिया। मीर साहब, सबसे पहले बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, और जैसे कि जितनी गर्मी मौसम में है उससे ज़्यादा गर्मी जो है पाकिस्तान की सियासत पे महसूस हो रही है। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक मखसूस तबके ने जुडिशल कू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसको कैसे देखते हैं, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से? पहली बात तो ये है कि हम कबल दुआ जब होती है तो मैं सूट में आया करता हूँ, ऐसे आ जाया करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज आप हैं, वरना मैं भी सूट पहन के आ जाता आज कोई बात नहीं, चल गुजारा हो जाएगा। असल बात यह है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पे ये फिक्रों का खेल होता है जो खेला जाता है। आप एक लफ्ज़ को एक तरह इस्तेमाल कर दें। मैंने यूसुफ ज़ा गिलानी से कहा था, आखिरी दिनों की बात है, उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान में ये है, अच्छा है, वो है, सब मुहिब वतन है, ये है, वो है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला और ये तो सूबाई मसला है, गोया वफाक है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था जो सेमेंटिक के साथ आप खेल रहे हैं, लफ्ज़ों के साथ खेल रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। जिसको अगर कोई इंसर्जेंसी कह दे या उसको कोई दहशत गर्दी का मसला कह दे तो वफाक का मसला बन जाता है। आप उसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला कह के गोया अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, जो गलत बात होती है। इस तरह मिसाल के तौर पर मगरब वाले, पता नहीं अजीब है कि जमहूरियत की बका वो समझते थे कि सिविल हुकूमत का बाकी रहना या वज़ीर आज़म के रहना यही जमहूरियत की बका है। उसके लिए किसी एक दो लोगों ने जुडिशल कू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, जुडिशल कू का जब इस्तेमाल किया तो मैंने कल परसों ही अपने एक आर्टिकल में ये बात कन्वे की थी कि जुडिशल कू अगर कहते हैं तो कुलदीप नैयर ने उसके मुकाबले में एक तरह की सिविलियन कू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसने कहा कि अगर पार्लियामेंट के से कोई पास कराने की कोशिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के खिलाफ कोई एक करारदाद या कुछ इस तरह की पास कराने की कोशिश की जाती है, अगर ये हो गया होता तो ये सिविलियन कू होती, यानी कि ये एक तरह की सिविलियन बगावत होती। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि पार्लियामेंट को लेकर आप खड़ा कर दें दूसरे इदारों के खिलाफ। मैंने एक तीसरी बात भी अर्ज की थी जो कि ना कुलदीप नैयर ने की है ना कि मगरब वालों ने की है, वो मैंने कहा था एक पार्लियामानी कू भी है। पार्लियामानी कू ये है कि पार्लियामेंट को लोग मुंतखब करते हैं इस काम के लिए कि पार्लियामेंट जो है वो लोगों की नुमाइंदगी करेगी। यूनान की शहरी हुकूमत की तरह ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहाँ आके लोग जो हैं हर आदमी से राय पूछी जाए। हर आदमी तो नहीं होता था, वहाँ भी गुलामों से कौन पूछता था, हर आदमी से राय ली जाए और पूछा जाए कि बता तेरी रजा क्या है। उसकी बजाय उनके नुमाइंदों को बुला लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। तो ये गोया पार्लियामेंट अवाम की राय को प्रेजेंट करती है, उन्हें मुंतखब इसलिए किया जाता है कि वो अवाम की राय की तर्जमानी करें। अगर पार्लियामेंट अवाम की राय से बगावत कर दे, उससे उलट बात करे, उससे हटकर बात करे, उसके नुमाइंदे बिक जाएं या बिक भी ना जाएं, खुद ये महसूस करें अपने पार्टी प्रेशर से या किसी भी प्रेशर की वजह से कि वो अवाम को रिप्रेजेंट ना कर सकें, तो उनको पार्लियामेंट में बैठने का हक नहीं होता। ऐसी सूरत में मैं उसे पार्लियामेंट्री कू कहता हूं कि ये तो पार्लियामेंट ने बगावत कर दी अवाम के खिलाफ। लेकिन मीर साहब, एक ऐसी मूवमेंट के ऊपर अगर चीफ जस्टिस के मुआवजे के हवाले से कोई तरमीम लाई जाए,
کوئی اس کو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ بھی کوئی سازش کی طرف ہے؟ نہیں، ایسی وہ یہ خبر دی تھی کسی نے، لیکن اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خاص طور پر اس اسمبلی سے کوئی گنجائش نکلتی دکھائی نہیں دیتی. چھوٹی موٹی سازشیں جو ہیں ایوانوں میں ہو رہی ہیں، لیکن بحث ہو سکتی ہے اس فیصلے کے حوالے سے پارلیمنٹ؟ نہیں، میرے خیال میں اس طرح کی کچھ نا آئینی ترمیم لانا آسان کام نہیں ہوتا. اگر اس حکومت نے تیزی کے ساتھ ایسا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کو دفن کرنے کی طرف وہ قدم اٹھائے گی. آنے والے سالوں کے لیے آپ عدلیہ کے لیے کوئی ایک مزاج، کوئی ڈھانچہ بنانا چاہیں، آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ کرنا چاہیں جیسے مساق جمہوریت میں تھا، آپ کچھ اور کرنا چاہیں، وہ ساری سیٹیں جو تھی وہ سپر سیڈ ہو گئی تھیں اس وجہ سے جو ایک جوڈیشل موومنٹ چلی تھی جو مشرف نے کیا تھا. اس کے بعد عدلیہ کی بحالی کے سلسلے میں جو روڑے اٹکائے گئے تھے، پھر عدلیہ بحال ہوئی تھی. اس کے بعد یہ سارے سوالات جو ہیں یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں اگر کوئی صورتحال پیدا ہوئی تب اس کا جواب سوچنے کی ضرورت پیش آئے گی. میر صاحب، ابھی ہم نیوز بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں ایک سوال آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا اگر راجہ پرویز اشرف اگر وہ خط نہیں لکھتے تو کیا یہ سرکس ایسے ہی چلتا رہے گا، یا کوئی مقتدر قوتیں آ کے 16 مارچ کے لانگ مارچ کی طرح کوئی تصفیہ کروائیں گی؟ ناظرین، اس وقت جو ہے ہم ایک نیوز بریک لیتے ہیں، اور نیوز بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے موضوع کے حوالے سے.